हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, तो नीति निर्देशक सिद्धांत पर। या नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा के सारा आज कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत, सबसे पहले इसको बताते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत होता क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांत होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है सर। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है, बताइए मेनली क्या अंतर है। यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना बाबू, वह समाज के कल्याण के लिए व्यवस्थित किया गया है। यानी समाज के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत की व्यवस्था की गई है। जबकि सर मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार की व्यवस्था दोस्त, मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस लिए किया गया है, तो नागरिकों का वह अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। आपका मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन होगा, हनन होगा, तो आप आप चुनौती दे सकते हैं। किसको? न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं। ठीक ना। मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या 6, 7 पहले था और एक का हो गया, हट गया। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं ना है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सर नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका चर्चा कौन सा भाग में है, तो सबसे पहले इसका उल्लेख, कौन सा उल्लेख, भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में किया गया है। किसका उल्लेख? नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख के बात करें ना दोस्त, तो कितना में? इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। और क्या सर, तो इसका अनुच्छेद अगर पूछ लेना कि नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, नहीं वर्णित है। यानी वर्णन किया गया है कितना से, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब सर अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग एक एक अनुच्छेद को चर्चा करेंगे। हमेशा आए दिन पेपर में पूछा करता है कि अनुच्छेद 36 अनुच्छेद यहाँ से उठाता है, अनुच्छेद 39 के क से, अनुच्छेद 39 के क, 40, 41, ये सब जितना अनुच्छेद है सब पेपर में पूछा करता है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख के बात करें तो किस भाग में? भाग 4 में। नीति निर्देशक सिद्धांत के बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अब सर नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, यह आयरलैंड, कहाँ के? आयरलैंड के संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूछेगा बाबू कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। एक्चुअली हुआ था क्या ना कि जब हमारे देश में संविधान लागू हो रहा था, यानी लागू करने के लिए क्या हुआ कि आपको संविधान के लिए सारा चीज़ विवरण चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया कि विभिन्न देशों में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के समिति में जो भाग लिए थे, वो सब क्या किए कि विभिन्न देशों में जाकर अपने देश में वहाँ के जो भी अच्छा लगा विधि व्यवस्था, जो भी शासन व्यवस्था वहाँ पर जैसा रूल चल रहा था, जो भी अच्छा लगा आर्टिकल, वहाँ से क्या किए, उठाकर अपने संविधान में ऐड कर दिए, अपने संविधान में जोड़ दी। बात समझ में आ गया ना। यानी कहने का मतलब है कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इस और नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ही देखो, कभी नीतीश कुमार या कोई भी नेता साइकिल बांटते हैं, बूढ़ा के लिए कुछ बूढ़ा पेंशन की व्यवस्था कर देते हैं, कुछ भी व्यवस्था कर देते हैं, या कोई लुभावना प्रोत्साहन राशि दे देते हैं कि लड़की अबरिदान फर्स्ट आएगी तो 25,000, लड़का फर्स्ट आएगा तो 1 रुपया नहीं। एगो बात कर रहे हैं,
तो कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप की योजनाएं चलती है ना, सारा के सारा चलता है किसके अनुसार? नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। ये आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि हमारा दीदिया के 25,000 मिल रहा है, हमारा बेरी काहे खत्म हो गई स्कीम, समझ रहे हैं ना। लेकिन मौलिक अधिकार में, किसमें? मौलिक अधिकार के केस में आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप एगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। काहे सर? काहे कि मौलिक अधिकार सबको न्यायालय में चुनौती दे सकता है, यानी मौलिक अधिकार सबके लिए समान है और हमेशा के लिए है। बात समझ रहे हैं ना कि जो मौलिक अधिकार अगर ये चीज़ बन जाएगा तो ये हमेशा के लिए आप प्रत्येक नागरिक के लिए हो जाएगा, प्रत्येक, ठीक है। इसमें गरीब अमीर कोई नहीं रह जाएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा, जितना भी मौलिक अधिकार के तहत आता है, जितना भी मौलिक अधिकार के तहत आता है, कोई दिक्कत? तो देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत समझ गए ना? कोई दिक्कत? अरे बोलो मुंह से। यस सर, ठीक। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए दोस्त, अब इससे जो रिलेटेड जितना भी है ना अनुच्छेद, वो सारा के सारा अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सर अनुच्छेद VVI, ये सब अनुच्छेद है, जो भी लिखूंगा मैं ये सब पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए गौर फरमाइएगा। 39 के क में दोस्त क्या है? 39 के क में समान न्याय, समान न्याय, न्याय, समान न्याय और निःशुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क विधिक, विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद सर 40 में क्या है? ये अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद 40 में क्या है सर? तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का, ये जो ग्राम पंचायत है ना दोस्त, ग्राम पंचायतों का गठन, ये हमेशा पेपर में पूछता है। ये आता ना VVI है कि हम क्या बताएं, हमेशा अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन कितनी बार पेपर में पूछ चुका है, ठीक ना। इसलिए सब सारा चीज़ ध्यान में रखना। अनुच्छेद 39 के क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कौन सा? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 क्या है सर? तो अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, शिक्षा और लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार। अब हम समझा रहे हैं कि अच्छा सर यही मामला है क्या? अधिकार। देखिए दोस्त, हमेशा आप लोग आए दिन पेपर, पत्रिका, टीवी में, न्यूज़ में देखती होंगी कि यहाँ पर लड़का और लड़कियों ने धरना प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ कि वैकेंसी जारी किया जाए, वैकेंसी निकाला जाए या नौकरी दिया जाए, काम दिया जाए। तो देखिए यही आपका अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद सर? तो अनुच्छेद देखना ध्यान से देखना। अनुच्छेद जो है ना 41, काम शिक्षा, यानी आपको अगर कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, हेलो, अगर आपको काम की कोई शिक्षा आपको कोई देने से मना कर रहा है, यानी आपको पढ़ने से कोई मना कर रहा है, तो उस दौरान क्या कर सकती हैं आप अनुच्छेद 41 का सहारा ले सकती है। अनुच्छेद 41 का सहारा ले सकती हैं, अर्थात सर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 41 में। किस में? कोई दिक्कत है? अब देखिए अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 42 क्या है सर? तो देखिए अनुच्छेद 42 क्या है कि काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का उपबंध। ये सर ये मामला क्या हुआ? ये तो हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। देखिए अनुच्छेद जो 42 है बाबू, इसमें काम की न्याय संगत, जैसे मान लो हम इंजीनियरिंग किए हैं और हमको काम मिल रहा है लेबर वाला, तो ये मानवोचित है?
यानी जैसा आपका, इसका कहने का मतलब है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का उपबंध, यानी जैसा आपका एजुकेशन लेवल है उस अनुसार यानी उस आधार पर आपका काम को उपलब्ध कराना। बात समझ में आ रहा है ना? कोई व्यक्ति बीए किया है, एमएससी किया है, अब उसको मजदूरी दे दो काम ढोने के लिए। आज तो अलग बात है कि गरीबी में या मजबूरी में लोग मजदूरी भी करने पर मजबूर है, खुद ही कहते हैं, तो उसका अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में सरकार को क्या करना चाहिए कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का उपबंध करना चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया ना? इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक। चलिए देखिए, एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। क्या चीज़? रिवीजन। 39 के क में क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का। 41 में क्या है? काम पाने का अधिकार, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 42 में क्या है? तो काम की न्याय संगत और मानवोचित व्यवस्था का उल्लेख। कोई दिक्कत है? या प्रबंधन। कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं ना है? इतना तक है, समझ में आ गया ना? अब देखो आगे, आगे देखो, अनुच्छेद 42 हो गया अनुच्छेद। अब हम लोग किस में बढ़ेंगे? 43 में। अब बताओ बाबू, अब बताना कि काम मिल गया तुमको, मानवोचित काम का अधिकार 41 के तहत लड़ी, अनुच्छेद 41 के तहत काम के अधिकार मांगी। अच्छा, 42 में काम के मानवोचित दशा के अनुसार तुमको मिल गया काम, तो अनुच्छेद 43 में काम जब कर रही हो तो उसके लिए मजदूरी माल पानी। भाई साहब, कहने का मतलब है कि आप जब काम कीजिएगा तो उसके लिए निर्वाह मजदूरी चाहिए ना? ध्यान से देखिए, तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 यानी 43 में क्या है? अनुच्छेद 43 में कि कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए, कारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। अगर कोई व्यक्ति आपसे काम करवा के मजदूरी नहीं दे रहा है तो अनुच्छेद कौन सा? 43। अनुच्छेद 43। पापा से काम करा के कोई मजदूरी नहीं दे रहा है तो समझो कि अनुच्छेद 43 की सहायता लेके अपना क्या करना है? केस कर देना है, पैसा निकलवा लेना है। बात समझ गई ना? कि अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसके बदले में उसको निर्वाह मजदूरी देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है तो अनुच्छेद 43 उस पर ठोकेगा। अनुच्छेद 43। कोई दिक्कत है? अब सर, अनुच्छेद 43 के क में क्या है? अनुच्छेद 43 के क। अब सर इसमें क्या है? तो अगर कोई फैक्ट्री स्थापित होगा, अगर कोई उद्योग स्थापित होगा तो उसके लिए कर्मकारों का भाग लेना, यानी फैक्ट्रियों में, अर्थात सर इसको फैक्ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे? कारखाना। कारखानों में ठीक, मजदूरों या कामगारों का भाग लेना। कहने का मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री स्थापित होगा तो उसमें मजदूर क्या करेगा? भाग। अब सर आप लोग अभी नए हैं, नहीं जानते होंगे कि जब भी कंपनी कोई होता है ना, उसके सामने धरना प्रदर्शन करता है लोग। क्या है सर? तो उसमें वैकेंसी के लिए, यानी मजदूर लोग धरना प्रदर्शन करता है कि इसमें हमको काम चाहिए। तो वह अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 43 के क के तहत। या अगर कोई कंपनी है उसमें व्यक्ति नहीं है, यानी उसमें मजदूर नहीं है, तो वह केस कर सकता है कि आप अपने यहाँ कारखाना में मजदूरों को या कामगारों को भाग दीजिए, यानी भाग लेना या कामगारों को या मजदूरों को रखना अनुच्छेद 43 के क में है। यहाँ तो मिल गया। अनुच्छेद 43 के यानी 43 के ख में क्या है सर? तो सहकारी समितियाँ, सहकारी समिति का गठन, सहकारी समिति का गठन। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में समान न्याय। बाप रे बाप, ये तो आता ना बार ये सब क्वेश्चन पूछा है ना दोस्त, ये आता ना बार क्वेश्चन पूछा है। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता।
ठीक है, समान नागरिक संहिता, यानी इसको इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड कहा जाता है, कॉमन सिविल कोड। इसी को लेकर वर्तमान में भारत में अभी चर्चा जोरों शोर पर है, यानी समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय की व्यवस्था होना चाहिए। सभी नागरिकों के लिए, सभी उच्च या लोअर लेवल के लिए, सभी के लिए समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था होनी चाहिए। यही बहुत चर्चा में रहता है। आइए, कई बार पेपर में पूछा है कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, तो समान नागरिक संहिता से, कॉमन सिविल कोड। अब इसको समान नागरिक संहिता ना लिख के पेपर में क्या करता है धोखा, पेपर में यही दे देगा, इसको हिंदी में लिख देगा कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ऐसे दे देगा दोस्त। तो इसलिए हल्का में ना लेना मेरे दोस्त, इसलिए इंग्लिश को हल्का में ना लेकर चलना कि ये इंग्लिश का लिखना है, ठीक ना। समान नागरिक संहिता आपको गायब कर देगा और लिख देगा इंग्लिश सभी के हिंदी में कॉमन सिविल कोड। समझ में आ रहा है ना, इतना दूर नोट डाउन कीजिए आप लोग, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा हूँ। आइए एकदम झकझोर के पढ़िए तो, ठीक है। कंपटीशन के खोपड़ी में छेद करना है ऐसा ही, ठीक है। अरे नौकरी लेना है ना, ठीक है। फौजी बनना है कि नहीं, ठीक है। जब फौजी बनना है तो एकदम ललकार के पढ़ाई करो, ठीक है। देखिए आगे दोस्त हम बताने जा रहे हैं कि कितना तक हुआ, अनुच्छेद 44 तक, यानी कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 एकदम यहीं पर याद करवा देंगे। अनुच्छेद 45 क्या है सर, तो बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बालकों के लिए। अब सर मामला हो गया गड़बड़, बालकों के लिए देखना, बात बहुत लड़का फंसता है। बालकों के लिए निःशुल्क होता है नहीं, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। अब सर निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कहने का मतलब है सर कि अब बालक कह दिए, बालक एगो पढ़े हैं 21 में, इसमें भी बालक आ गया, मामला तो फंस गया। ध्यान से सुनो, फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, ध्यान से देखो। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कितना से सर, तो नोट डाउन करके लिखना। नोट में सर क्या सर, तो नोट में यह चीज़ है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शिक्षा की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। अब समझ में आ गया मामला। ये सर जब यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, किसमें, अनुच्छेद 45 में, यानी जो आंगनबाड़ी चलता है ना, ये सारा स्कीम जो है ना बाबू, किसके अनुसार, अनुच्छेद 45 के तहत चलता है, ठीक है। अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है। कहने का मतलब है कि यह सरकार समाज कल्याण के लिए, यानी समाज की भलाई के लिए इसको चलाती है। समझ गए हैं ना। अब देखिए सर, इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना। ये सर, तो हम एक अनुच्छेद 21 पढ़े हैं, अनुच्छेद 21। तो ध्यान देना, थोड़ा सा साइड से हटके, थोड़ा सा इससे हटके बताने जा रहा हूँ दोस्त। 86वां संविधान संशोधन, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। अब जब आ गया तो आइए क्या खींच देते हैं। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार बच्चों के लिए, अब कौन बच्चों, यानी 6 से 14, बाप रे, पेपर में तो इतना बार ना क्वेश्चन पूछा है दोस्त कि हम क्या बताएं, ठीक है। हजारों बार क्वेश्चन पूछा है पेपर में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार बच्चों, यानी कौन सा, तो 6 से 14 वर्ष के
बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है सर? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यानी अनुसार बच्चों 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए क्या करना? शिक्षा की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। मामला समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, निःशुल्क 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 शिक्षा की व्यवस्था करना। अर्थात सर अब देखिए यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा के लिए यही से सर, यही से जब मैट्रिक तक आप पढ़ती हैं ना तो कोई भी शुल्क नहीं लगता है, कोई भी महीना नहीं लगता है, यानी आपको फ्री में यानी मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार यानी सभी के लिए मैट्रिक तक, कब तक? मैट्रिक तक यानी 10वीं तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क से क तक सर तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। यहाँ भी बच्चों है, यहाँ भी बालकों है। तो बालकों कहने का मतलब है कि जो कौन है? जो 6 वर्ष से कम हो यानी 5 वर्ष से छोटा बच्चा हो, वो सब किस में? या 6 वर्ष से छोटा, 5 या 6 वर्ष ले सकती हैं। 5 या 6 वर्ष से जो छोटा बच्चा है ना वो सब आ जाएगा अनुच्छेद 45 में। और जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा है, कोई दिक्कत है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चा है वो सब 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बात समझ में आ गया ना? तो चलो इतना नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए अगला आगे क्या है मेरा? अनुच्छेद कितना तक लिखा है अभी? अनुच्छेद 45। 46 में क्या है सर? तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में क्या है कि जो भी SC ST है ना यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित, ठीक है, जाति और जनजाति तथा दुर्बल वर्गों लिखो, दुर्बल वर्गों को क्या करना? शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था, यानी जो भी मेरे दोस्त, ठीक, जो भी आराम से समझना कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और क्या चीज़? और जनजाति तथा दुर्बल जो वर्ग है ना उस सब को शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था करना, शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था करना। आओ तो बाबू देखो, कह रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था। कहने का मतलब है सर कि जो भी दुर्बल वर्ग है ना या जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति, वो सब के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं समाज कल्याण के लिए वही होता है अर्थ का मतलब कि हाँ, जो भी आर्थिक सहायता है उसको उपलब्ध कराना। या कोई भी मान लो अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं है, वह दुर्बल वर्ग है यानी बहुत कमज़ोर है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना? उसको लोक सहायता पहुंचाना या कोई चीज़ सहायता देना। समझ में आ गया ना? तो अनुच्छेद 46 के तहत किसके अनुसार? अनुच्छेद 46। जैसे BPL वगैरह आता है ना तो वही इसको भी मिलता है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को मिलता है। लेकिन सर जो भी दुर्बल वर्ग है, जैसे जो भी है, अगर क्यों न यादव हो, क्यों न पाल हो या कोई भी अलग कास्ट कम्युनिटी क्यों न हो, कहने का मतलब है कि उस सब का भी BPL का लाभ मिलता है। किसके आधार पर? तो यही दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ के व्यवस्था यानी आर्थिक जो कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको हर प्रकार की सुविधा दिया जाता है। ठीक। अनुच्छेद 47 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 47, तो अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर पर, कौन स्तर पर? पोषाहार पोषाहार स्तर पर लोगों को यानी लोगों को क्या करना? लोक सहायता, पोषाहार स्तर पर
लोगों को लोक सहायता एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था कोई दिक्कत है। यानी पोषाहार स्तर पर लोगों को लोक सहायता एवं स्वास्थ्य और प्रसूति, ठीक है। अरे पोषाहार स्तर पर आ गया, पोषण भी आ गया, ठीक ना, ठीक है। लोगों को, ठीक, यानी पोषाहार स्तर पर लोगों को लोक सहायता एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 47 में है। आए दिन हमेशा पेपर में पूछा करता है, ठीक, कि पोषाहार स्तर पर लोगों को सहायता एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47। आइए दोस्त, अब अनुच्छेद 48 देखते हैं कि आखिर सर अनुच्छेद 48 में क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में कि क्या है, देखिए अनुच्छेद 48 जो है ना दोस्त, अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। पशुपालन, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक। अनुच्छेद 48 के अगर क के बात करें दोस्त, अनुच्छेद 48 के क में तो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्त कि अनुच्छेद 48 अगर पूछ ले, देखिए ये हमेशा पेपर में आए दिन पूछा करता है, ये सब हमेशा पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 48 में किसका उल्लेख है? तो कृषि और पशुपालन का उल्लेख है, ठीक है। अगर कहेगा कि 48 के क में सर किसका उल्लेख है? तो इसमें पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित है। यानी पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। अच्छा सर, अनुच्छेद 49 के बात करें, अनुच्छेद 49 के बात करें दोस्त, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं इमारतों का संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 49 के बात करें दोस्त, तो इसमें किसका उल्लेख है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं इमारतों का संरक्षण के बारे में उल्लेख है। अब सर राष्ट्रीय महत्व के मतलब कहने का, जैसे शेरशाह का रौजा हो गया, ताजमहल हो गया, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है ना, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, इमारत है, उसका संरक्षण करना क्या है? हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। यानी सरकार के ये सब राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं इमारतों को संरक्षण प्रदान करेगा, केंद्र इसको संरक्षण प्रदान करेगा। कोई दिक्कत है? अब आइए सर 50 में बात करें कि अनुच्छेद 50 में किसका जिक्र है? अनुच्छेद 50 में, तो इसमें अगर अनुच्छेद 50 के बात करें ना दोस्त, तो अनुच्छेद 50 में क्या है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कहने का मतलब है सर कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कहने का मतलब है कि कार्यपालिका क्या करती है कि कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका कानून क्या करती है कि यह
कानून क्या करती है कि न्यायपालिका का काम है कि न्याय दिलाना। क्या काम है? न्याय दिलाना, यानी कोई भी उचित है अनुचित है उसका सही या गलत ठहराना, ये न्यायपालिका का काम है, उसको न्याय दिलाना। और कार्यपालिका का क्या काम है? तो उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कोई भी काम को, कानून को लागू करवाना। ठीक है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50। हमेशा पेपर में आए दिन पूछा करता है, ठीक ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक और आखिरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 51। कौन सा? आर्टिकल 51। अब सर आर्टिकल 51 के बारे में अगर बात किया जाए ना कि सर आर्टिकल 51 यानी 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो सर 51 के बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति स्थापित किया जाए, कैसे सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इस सब से अगर पूछ दे कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है तो अनुच्छेद 51 संबंधित है। ठीक है, ये मेरा पूरा निचोड़ रहा, अर्थात सर पूरा नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा के सारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, यानी रख दिया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारा के सारा क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें दोस्त। ठीक है।